नंबर 18 पे है, चैप्टर 1 है, और अर्ली इयर्स इन वर्मोंट, यानी कि बिल डब्ल्यू के यहाँ पे पैदाइश से लेके उनकी बचपन की बातें हो रही हैं कि वो जब कैसे बड़े हुए, वो किस प्रकार के वो शिशु थे, बच्चे थे वो, और अपने बच्चेपन में, लड़कपन में वो किस प्रकार से वो उभर के आए। और हमने पढ़ा कि वो ईस्ट डॉर्सेट जिला वर्मोंट में रहते थे, जो मुख्य रूप से एक मार्बल क्वेरिंग एरिया था, यानी कि वहां पे संगमरमर के खाने थी, और उन्हीं में से एक खान में उसके पिता काम करते थे। और ईस्ट वर्मोंट के बारे में आगे बात करते हुए बोलते हैं कि मार्बल क्वेरिंग हैड डाइड आउट इन द एरिया बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। पहला विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, बट वो समय आते आते मार्बल जो था, संगमरमर की जो खाने थी, वो लगभग उसका काम जो था वो बंद हो गया था। बट इट वॉज स्टिल एन एक्टिव इंडस्ट्री इन बिल्स चाइल्डहुड। लेकिन बिल के बचपन में खूब जोरों से मार्बल क्वेरिंग, यानी कि संगमरमर की खानों में से संगमरमर का पत्थर निकाल के, उसको तराश के, उसको काट के, और वो पूरे देश में, यानी कि यूएस में उसको बेचा जाता था। माई पीपल ऑलवेज वॉज ऑपरेटर्स ऑफ मार्बल क्वेरीज। माई पीपल यानी कि बिल अपने सगे संबंधियों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने एक्सटेंडेड फैमिली की, यहाँ पे परिवार वालों की बात करते हुए कहता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो थे इसी क्षेत्र में काम करते थे, यानी कि मार्बल क्वेरी। दैट इज ऑन द विल्सन साइड, यानी कि अपने पिता के साइड के लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। And my father inherited the traditional, Bill recalled. I can remember as a small boy seeing him set off in a gig for the so-called North Query. और वो देखो, कई जगह पे थोड़ी छोटी छोटी खाने होती थी, तो यहाँ पे वो पहाड़ के इस तरफ की बात कर रहा है। हमने एक पहाड़ देखा कि वहां पे एक माउंट एवरेस्ट करके एक पहाड़ था, बड़ा विराट पहाड़ था, जिसको बिल डब्ल्यू देख के और आश्चर्यचकित होता था, कितना ऊंचा पहाड़ है और मैं क्या कभी इसके शिखर पे चढ़ पाऊंगा कि नहीं, उसकी एक मनोकामना थी। तो उसके दोनों साइड पे मार्बल क्वेरी थे। जो नॉर्थ साइड था, उसके मार्बल क्वेरी में बिल के पिताश्री काम करते थे, और वो वहां पे रोज काम पे जाते थे, सेट ऑफ इन अ गिग फॉर द सो कॉल्ड नॉर्थ क्वेरी। सेट ऑफ इन अ गिग मतलब हंसते गाते चहकते हुए जाते थे। आई थिंक and it was out of this query that many noted memorials, I think Grant's tomb, perhaps the New York Public Library, and other buildings in New York City were fashioned. मार्बल हमको पता है संगमरमर होता है, और संगमरमर का मुख्य रूप से काम होता है फर्श पे, दीवारों पे उसके स्टैचूज बनाई जाती हैं, और उसको कंस्ट्रक्शन के कई कामों में यूज किया जाता है मार्बल को। तो हमने देखा कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो संगमरमर था डॉर्सेट का, उसका उपयोग कई विशेष कई विशेष इमारतों में किया गया था, और उसके कुछ नाम दे रहे। ग्रांट्स टूम था न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी थी, और कह रहा न्यूयॉर्क में कई ऐसी इमारतें थी जिसको यहाँ पे डॉर्सेट का मार्बल जो था, संगमरमर था, उस एरिया का, वो यूज किया गया और उन इमारतों की शोभा बढ़ाई गई। और डॉर्सेट का कह रहा है कि डॉर्सेट का मार्बल जो था इज व्हाइट विद लाइट ब्लू एंड ग्रे शेडिंग्स। हर जगह का जो संगमरमर होता है वो अलग होता है। जैसे कि हमारे देश में राजस्थान में एक जगह है मकराना, मकराना का संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है, और लोग अपना जब मकान इमारत बनाते हैं, मकान दुकान बिल्डिंग बनाते हैं, तो मकराने का जो है वो वहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं संगमरमर, तो मकराना जाके वो खरीदते हैं, और ये खानों में से निकलता है। और हर जगह की संगमरमर की अलग एक विशेषता होती है। फॉर एग्जाम्पल मकराने का जो संगमरमर होता है वो मुख्य रूप से प्योर व्हाइट होता है, प्योर सफेद होता है। और भी जगह है जहाँ पे संगमरमर निकलता है, कहीं पे उस पे ग्रे शेडिंग्स होती हैं, कहीं पे उस पे गुलाबी किस्म की लकीरें होती है छोटी छोटी, और हर एक संगमरमर का जो विशेषता है वो अलग होती है।
बिकॉज इट कम्स इन ह्यूज रॉक्स, और हर एक रॉक जो है वो कुदरती ढंग से उसमें अलग अलग रंग जो है वो समा जाते हैं। तो डॉर्सेट के मार्बल के बारे में बात करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि वो विश्व रूप से सफेद था और उसपे हल्के नीले और ग्रे कलर की शेडिंग्स थी। तो ये कुछ बातें हो गई वहां के संगमरमर की, डॉर्सेट के, यहाँ पे बीडब्ल्यू का बचपन भी। बिल वॉज अ प्रिकॉशियस चाइल्ड। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का नाम हुआ का मतलब यहाँ पे हुआ अत्यंत रूप से और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। एक दो दिन पहले मेरे को याद आ रहा है, हमारे दोस्त रविशंकर जी शेयर कर रहे थे कि 30वीं कक्षा से वो सीधे 5वीं कक्षा पे गए, उन्होंने 4थी कक्षा देखी नहीं, डबल प्रमोशन। सो दिस इज अ साइन ऑफ अ प्रिकॉशियस चाइल्ड, यानी कि वो अत्यंत रूप से प्रतिभाशाली थे और औरों से कई ज्यादा उनके जो मानसिक, उनका जो एक डेवलपमेंट था, मेंटल डेवलपमेंट था, आईक्यू था, वो प्रिकॉशियस बोलते हैं उसको, कि वो अत्यंत रूप से इतने प्रतिभाशाली से अन्य बच्चों के तुलना में ज्यादा तेज, बुद्धिमान, तीव्र, स्मार्ट, कुछ भी आप बोल दीजिए, तो वो थे। बिल इसी प्रकार के थे। When he was very young, his father gave him a large illustrated dictionary to look at, and he would ask what the pictures were. और छोटे थे जब तो उनको इलस्ट्रेटेड मतलब जिसमें चित्र होते हैं, ऐसी डिक्शनरी दी गई, जिसको हम आम रूप से एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं एनसाइक्लोपीडिया है, यहाँ पे तरह तरह की चीजों के बारे में उसका मतलब भी समझाया जाता है, उसका विवरण दिया जाता है, और साथ में तस्वीरें होती हैं जो उसको समझने में और भी आसान बनाती हैं। तो एक लार्ज इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी जो था वो बिल के पिताश्री ने उनको दिया, और वो उनकी उसमें तस्वीरें देखता था और पूछता था, यानी कि वो साथ में वो थोड़ा सा वो एक उसमें एक जिज्ञासा थी, वो पूछता था ये क्या है, वो क्या है। Among other things, he learned the looks of a cantilever bridge. कैंटिलीवर ब्रिज एक प्रकार का पुल है जो आमतौर से गहरी गहरी घाटियों और नदियों के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि वो मुख्य रूप से हवा में उसका आकार होता है। तो नदियों पे और गहरी गहरी घाटियों में इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन का, कैंटिलीवर ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो कैंटिलीवर ब्रिज की उसने कहीं तस्वीर देखी होगी किसी एनसाइक्लोपीडिया में। उसके बाद when his mother took him on a train to New York City, the route lay along the Hudson River with its several bridges. उसकी माँ उसको ट्रेन में जब न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ले गई, तो हडसन रिवर है न्यूयॉर्क में, हमें पता है कि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन रिवर के तट पे बसा हुआ है, जैसे दिल्ली जमुना के तट पर बसा हुआ है, गंगा के तट पे कई शहर हैं। हर एक शहर के, मुख्य शहर के आसपास कोई नदी जरूर होती है, क्योंकि वही उस शहर के लिए पानी का स्रोत होता है। तो न्यूयॉर्क हडसन रिवर पे बसा हुआ है। तो हडसन रिवर बहुत ही चौड़ा और बहुत ही लंबा एक नदी है। वो जब न्यूयॉर्क सिटी गया तो हडसन रिवर के ऊपर उसने कैंटिलीवर ब्रिज देखे, कई ब्रिज है, कैंटिलीवर ब्रिज जब देखा बिल डब्ल्यू को, तो वो खड़ा होकर स्टैंडिंग अप इन द सीट, ही कॉल्ड इन अ लाउड वॉइस, ओ मॉम, देयर इज अ कैंटिलीवर ब्रिज। पहचान गया एकदम से, उसने बोला एक कैंटिलीवर ब्रिज है। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बिल डब्ल्यू जो था वो कैसे एक उसमें कितनी बुद्धिमत्ता थी, कितनी स्मार्टनेस थी, कितनी इंटेलिजेंस थी। वो एक बचपन में उसका कितना अच्छा तेज दिमाग था। उसने जब बोला कि देखो मम्मी देखो कैंटिलीवर ब्रिज है यहाँ पे, तो जो बाकी यात्री थे उस ट्रेन के, दे गेज्ड एट द स्मार्ट लिटिल बॉय। स्मार्ट लिटिल बॉय यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल वॉज अ स्मार्ट लिटिल बॉय, यानी कि वो एक तेज तर्राट, चुस्त और मानसिक रूप से विकसित बच्चा था। तो बाकी जो यात्री थे उस बात को लेके, और उसने वो भी बिल की सराहना कर रहे थे, देखो कितना तेज दिमाग का बच्चा है। कैंटिलीवर ब्रिज इतनी छोटी सी उम्र में वो कैंटिलीवर ब्रिज जैसी चीज को पहचान पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है और अपनी माँ के साथ उसके बारे में बात कर रहा है। बिल स्टार्टेड स्कूल इन अ 2-room स्कूल हाउस एट ईस्ट डॉर्सेट। जैसे हमने देखा ईस्ट डॉर्सेट बहुत ही छोटी जगह थी और छोटा सा स्कूल था, 2-room स्कूल हाउस, 2 कमरों का स्कूल। एक कितना छोटा स्कूल होगा। वहां पे बिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू करी। His early letters to his mother showed a good imagination and an active mind. अब वो चिट्ठी पत्रों के बारे में यहाँ पे मतलब बात करें, कैसे चिट्ठी लिखते थे अपनी माँ को,
और ये एक ही आर्काइव में ये चिट्ठियां मौजूद होंगी, और तभी इनका यहाँ पे कोट किया जा रहा है, इन चिट्ठियों को इनका विवरण किया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है यहाँ पे इन चिट्ठियों के, इन पत्रों के जरिए कि किस प्रकार की मानसिकता और तीव्रता और किस प्रकार की एक इमोशनल भावना थी एक छोटे बच्चे में, बिल डब्ल्यू में। His early letters with mother show a good imagination and an active mind, यानी एक काल्पनिक और एक तीव्र विकसित दिमाग इस छोटे बच्चे का यहाँ पे दर्शाया जा रहा है चिट्ठी पत्रों के द्वारा। In a letter probably sent from East Dorset in February 1902, देखो 1902 में बिल डब्ल्यू जो था, या तो 6 साल का हुआ है, when he was about 6 years old, to Emily and Dorothy, who were in Florida. एमिली और डॉरथी, यानी उसकी माँ उसकी बहन फ्लोरिडा में थे और ये खुद डॉर्सेट में था। जैसे कि हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, परिवार थोड़ा सा डिस्टर्ब था बिल डब्ल्यू का, माँ बाप भी अलग हो रहे थे, बहन कहीं थी या खुद कहीं था, और बाद में हमें पता है कि वो अपने नाना नानी के साथ रहा, तो थोड़ी डिस्टर्ब फैमिली थी, सेपरेटेड सी। तो वो फ्लोरिडा में उसकी माता और बहन थी और वो खुद डॉर्सेट में था और स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वो चिट्ठी लिखी उसने, डियर मामा, प्लीज विल यू सेंड मी सम ऑरेंजेस। छोटा बच्चा था, संतरे खाने का मूड होगा, मैं संतरे भेज सकते हो मेरे को मम्मी। आई होप यू विल हैव अ गुड टाइम, और आप मजे कर रहे होगे, मेरी आशा है। हाउ आर यू मामा, इट्स नाइस प्लेस, इज इट अ नाइस प्लेस, यानी कि आप फ्लोरिडा में हो, कैसी जगह है। आई वुड लाइक टू गो टू, मैं भी वहां पे आना चाहूंगा। इफ पापा वुड लेट मी गो विद यू, अगर मेरे पिताश्री आपके साथ जाने दे तो। तो ये छोटा से बच्चे की दिमाग जो है, उसका जो माता और उसकी बहन के प्रति स्नेह है, यहाँ पे चिट्ठी पत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। और मार्च 9 इसी साल में, यानी कि 1902 में, बता रहा है कि 9 मार्च को फिर चिट्ठी लिखी उसने, डियर मामा, हाउ आर यू एंड डॉरथी, पापा जस्ट बॉट डॉरथीज पिक्चर, वी थिंक इट इज वेरी नाइस। कैसे हो डॉरथी, तस्वीर देखी मैंने, देखो उसकी बहन अलग बड़ी हो रही है, ये अलग बड़ा हो रहा है, और सिर्फ अपनी बहन की तस्वीर देख पा रहा है वो बढ़ते हुए। तो कितना डिस्टर्ब सा कुछ हद तक उसका बचपना था। तो वो कह रहा था कि मैं तस्वीर देखी डॉरथी की और मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्रैंडमा गॉट द फ्लावर्स यू सेंट अस लास्ट नाइट, फूल भेजोगे एमिली ने ग्रैंडमा के लिए, यानी कि उसकी दादी के लिए। दे आर लवली, दादी होगी, नहीं दादी नहीं होगी, ये उसकी नानी होगी। दे आर लवली, बहुत बढ़िया फूल है। हैज डॉरथी गॉट एनी एलिगेटर, अब ये मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है, हैज डॉरथी गॉट एनी एलिगेटर, हाउ डिड डॉरथी लाइक द बोट। ये मेरे को लग रहा है कहीं नदी में सैर करने गए होंगे और वहां पे इनका किसी एलिगेटर से, यानी कि मगरमच्छ से सामना हुआ होगा। तो वो पूछ रहा है यहाँ पे अपनी माँ से कि डॉरथी को कोई एलिगेटर मिला, गॉट एनी एलिगेटर, और उसकी नाव की सवारी कैसे रही। हाउ डिड डॉरथी लाइक द बोट, विलियम ग्रिफिथ विल्सन। और ये साइन चिट्ठी में उसने अंत में अपना पूरा नाम लिखा, विलियम ग्रिफिथ विल्सन। इन येट अनदर लेटर, देखो कई चिट्ठियों का पत्रों का यहाँ पे विवरण कर रहा है वो, ये दर्शाने के लिए कि बिल डब्ल्यू की मानसिकता, उसका बचपना, उसका स्नेह, उसका प्यार, उसके इमोशंस किस प्रकार के थे। एक और चिट्ठी की बात करते हुए आपको कह रहा है कि बिल अनाउंस दैट ही वाज वेयरिंग 11-year-old पैंट्स। बिल जो था वो शारीरिक रूप से उसकी जो विकास हुआ था वो बहुत तीव्र गति से हुआ था। जैसे कि पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनका वजन भी अच्छा बढ़ा और उनकी हाइट भी बहुत थी। अल्टीमेटली बिल grew to 6 feet 2 inches, which is pretty tall, and as a child also he was way above average in height. तो वो जब 6-7 साल का था तो 11 साल के बच्चों की साइज की वो पतलूने पहनता था। वो यहाँ पे ये बता रहा है कि 11 साल, 11-year-old pants. I guess you will not know me when you come home, he added. कि अपनी माँ को बता रहा है कि आप जब घर आके मुझे देखोगे तो मुझे पहचान नहीं पाओगे क्योंकि मैं इतना लंबा हो गया हूँ। when are you coming home? देखो अपनी माँ से एक छोटा बच्चा पूछा, माँ आप घर कब आ रहे हो? I am having school vacation until the 1st of April. 1 अप्रैल तक मेरी स्कूल की छुट्टी है। I will be glad to see you. और मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश होऊंगा। कब आ रहे हो मम्मी? दिस वाज साइंड फ्रॉम विली। देखो यहाँ पे अपना नाम बदलता है, साइन कर रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो अपना नाम साइन कर रहा है। कभी विलियम ग्रिफिथ जोन्स पूरा नाम लिखता है, कभी सिर्फ विली लिख देता है, अपना नाम बदलता है।
तो यहाँ पे देखो इन चिट्ठियों के द्वारा कैसे वो दर्शा रहे हैं कि इसके मानसिक जो एक विकास हो रहा था छोटे बच्चे का, किस प्रकार से देखता था, थोड़ा सा डिस्टर्ब सा चाइल्डहुड था उसका। तो इन चिट्ठियों द्वारा थोड़ा सा इसका उस पर रिफ्लेक्ट किया जाए। आगे एक और पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। अर्ली Emily and Dorset were still away from East Dorset when Bill wrote in September 11th, 21st, 2002. सितंबर हो गया उसी साल का। Dear Mama, school has begun and we are in the second reader. स्कूल बढ़ गया है, खुल गया है और हम सेकंड रीडर पे, यानी कि वो बता रहा है कि उसकी पढ़ाई जो है वो कहां तक पहुंची है। एंड दैट वाज हियर बिफोर। आई हैव टू न्यू अंडर टीथ। वो बता रहा है कि मेरे जो उसके दूध के दांत टूट के और परमानेंट टीथ आ रहे हैं, तो कह रहे हैं नीचे के दो दांत मेरे निकल आए हैं। दे लुक जस्ट लाइक द लिटिल सॉज, छोटी छोटी आलियों की तरह दिखते हैं। Grandpa and I went to Captain Thomas's show. The cap is a slick one. When are you and Dorothy coming home? किसी शो में गए होंगे, कैप्टन थॉमस शो। ये कौन सा शो है मुझे नहीं पता, मैंने इसको किया नहीं, आप देख सकते हैं। द कैप इज अ स्लिक वन। वेयर आर यू एंड डोरथी कमिंग होम? फिर से अपनी माँ और बहन को यहाँ पे याद कर रहा है कि आप लोग घर कब आ रहे हो। आई वॉन्ट टू सी यू एवर सो मच। मिलना चाहता हूँ, आपसे देखना चाहता हूँ। आई ट्राई टू बी अ गुड बॉय। मैं अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता हूँ। ग्रैंडपा सेज आई एम। मेरा नाना कहता है कि हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो कितना मासूमियत है इस चिट्ठी में। आई एम लर्निंग टू रीड एंड डू नंबर्स वेरी फास्ट। खुद ही बता रहा है इस बात को कि मैं बहुत जल्द, शीघ्र गति से लिखना, पढ़ना और गिनती करना सीख रहा हूँ। फ्रॉम योर लिटिल सन विली। फिर उसने लिटिल सन विली ही साइंड ऑफ द लेटर। पीएस, किस सिस्टर फ्रॉम मी। मेरी बहन को मेरी तरफ से चुम्मी देना। देखो कितना एक मासूमियत है इस चिट्ठी में, और कितना प्यार स्नेह है, और कितना ये दर्शा रहा है कि कितना बिल डब्ल्यू एक फैमिली मैन है अपनी माँ बहन से। तो ये सब कुछ दिखा रहे हैं कि उसका चित्रण, उसका कैरेक्टर, उसकी ग्रोथ अर्ली इयर्स में बिल डब्ल्यू की कैसी थी। वेरी फैसिनेटिंग दिस लेटर्स आर। और मेरे ख्याल से मैं राजकुमार यहीं रुकता हूँ, और हम यहाँ पे इस पे शेयर करने को बहुत कुछ है हमारे पास कि बिल का बचपन जो था वो किस प्रकार का था। और अभी देखो शराबीपन, शराबियत, इसके बारे में कोई बात नहीं। यहाँ पे एक नॉर्मल जो है बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। उसका जो बचपना है, उस बचपने की जो मानसिकता है, उसकी जो सोच है, विचारधारा है, बहुत साधारण और आम रूप से जैसे हम देखते वही है। वो किस प्रकार से उसका, लेकिन चाइल्डहुड कितना डिस्टर्ब था, माँ बहन से अलग था, सेपरेटेड फैमिली का वहां पे वातावरण था एक। लेकिन उसमें जब वो बढ़ रहा था तो वो किस प्रकार से सोचता था और किस प्रकार से उसकी कामनाएं थी। तो मैं ख्याल से वही विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू। थैंक थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद। और जैसे कि अभी लिटरेचर पढ़ा गया, जो बिल का बचपना था, वो हमारे साथ राजेश वी जी हैं। राजेश वी जी आप आगे आए, और जो भी उनके बचपन का चित्रण जो भी पेश हुआ है लेटर्स के बारे में, कृपया करके उसके बारे में जो भी हिस्ट्री हमें उसके बारे में अवगत कराएं। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा शराबी हूँ। थैंक यू राजकुमार जी सर्विस के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने 1.5 पेज लगभग करा। पहले वो मार्बल के पहला जो पैराग्राफ है, और कल मैंने वो डाल दिया था एज विल सी इट का पेज नंबर 100 था वो, जब वो माउंटेन को देख के बीडब्ल्यू जो है वो बीडब्ल्यू ने अपने ऑब्सेशन से जोड़ा है कि मतलब जब शराब मेरे हाथ में नहीं थी तब भी मेरा ऑब्सेसिव नेचर था। और फिर उन्होंने उस ऑब्सेशन को लिफ्ट होते हुए दिखाया है कि वो ग्रैंड कोई आंटी आई थी और उसने वो केक दिया, उस पे शिफ्ट हो गया, फिर शराब पे लेके आया है। और फिर बताया कि कैसी दुर्गति हुई जब शराब आई तो वो शिफ्ट नहीं कर पाया, मतलब ये बीमारी के साथ जोड़ने की कोशिश करी है कि ऑब्सेसिव नेचर थी, इस चीज से उस शिफ्ट हो रहा, उस चीज से उस पे जा रहा, उस चीज पे उस पे वो जा रहा। लेकिन जब अल्कोहल हाथ में आई ना तो फिर वो नहीं शिफ्ट शिफ्ट हो पाई। आज वो थोड़ा सा चित्रण अपने उधर का कर रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संगमरमर की खदानें जो है लगभग वो बंद हो गई थी, वो होल, कल भी हमने बात करी थी, वो होल से बन गए थे। और फिर वो अपनी मतलब बात कर रहा कि हमारा तो भैया पूरा परिवार ही इस इंडस्ट्री में थे।
लेकिन जब मेरा बचपन था तो भाई वहां पर खदानें थी, खूब पत्थर निकलता था और बाकी चीजें होती थी, वो चीजें। और अपने लोगों को बता रहा कि अपने फादर की बात कर रहा कि गिलमैन को भी विरासत में मिला था। जैसे होता है ना, खदानों में काम भी कर रहे हैं, साथ में ठेकेदारी भी कर रहे हैं, पत्थर भी तोड़वा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। तो उस प्रकार का पूरा कुटुंब का ही काम वो वाला था। और फादर का बात करा कि फादर जब काम पर जाते थे, बड़ी बड़े कम लोगों में आप देख पाते होंगे कि जब सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं तो बड़ी मतलब हैप्पीनेस। मेरे पास भी है एक लड़का, वो हमेशा, अच्छा नुकसान करके भी आएगा ना, मान लो उसने पिछली रात को नुकसान कर दिया है, तो भी वो गेट से घुसेगा तो हैप्पीनेस होती है, हंसता हुआ घुसता है। आदमी का आधा गुस्सा तो वही डैमेज हो जाता है। मतलब मैं वैसे ही एक वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग। हालांकि मेरे अंदर नहीं है ऐसी प्रतिभा कि मैं हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए किक मारूं सुबह काम के लिए। कभी कभी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने फादर का बताया कि जब वो काम पर जाते थे बड़े चिल करते थे, कि मतलब एंजॉय करते थे अपने काम को। तो गिलमैन का तो उन्होंने बता दिया, और फिर बता दिया कि हमारे यहाँ का डोर सेट का पत्थर जो है, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में है या दूसरे उसमें है, ये सारी की सारी जो है वो हमारे ही मार्बल से। और फिर मार्बल का भी बता दिया कौन सा निकलता है। अब आते हैं जी कि क्या विलक्षणता थी उस बंदा, क्यों बिल इतने विलक्षण थे, क्यों इतने अद्भुत और अलग थे। और उसका एक जिक्र करा है उन्होंने कि वो पापा जो है वो छोटी सी किताब ले आए, या डिक्शनरी बोल दो, किताब दे दो, जिसपे तस्वीरें हैं और बच्चों को दिखाते हैं। हमने भी पढ़ी है वो, कैट, सी फॉर कैट, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये इस प्रकार की किताबें मतलब हमने भी बचपन में देखी हैं। खैर मेरे को तो 7वीं या 8वीं में इंग्लिश लगी थी, पहली बार मैंने मेरा इंग्लिश से सामना हुआ था। लेकिन ऐसे ही हुआ था कि वो किताब होती थी सामने, वो बना हुआ होता था, और वो बना है और वो चीज बनी है और सामने वो समझने में अच्छी लगती है। आप विलक्षणता देखो कि माँ के साथ ट्रेन में बच्चा सफर कर रहा है, और जैसे जैसे इस बात का जिक्र हो रहा था, मतलब मैं महसूस कर पा रहा था कि छोटा बच्चा है माँ की गोद में, या साथ में ट्रेन में बैठा हुआ है, रास्ते में पुल आ रहे हैं, दूसरी चीजें आ रही हैं, बच्चा देखता जा रहा है। हडसन रिवर के साथ साथ ट्रेन जा रही है और बच्चा बाहर देख रहा है। और बच्चों को आदत भी होती है खिड़की में देखने की, और देख रहा है। और जैसे ही भाई साहब वो कैंटिलीवर ब्रिज आया, बच्चा खड़ा होकर चलाया, ओ मम्मा देखो ये कैंटिलीवर ब्रिज। और गया नहीं है उसमें, कभी उसने देखा नहीं है इसको, कैंटिलीवर ब्रिज को। और बिल्कुल वो ब्रिज जिसमें ना बीच में स्पोर्ट नहीं होती है, ऊपर से नदियों के ऊपर खासकर बने हुए होते हैं, ऐसा ब्रिज। और कई ब्रिज हैं, या तो होता ना केला ब्रिज था, वहां पर कई ब्रिज है, और उसके ब्रिज में उस कॉपी को देखकर उस पुल को पहचान लेना। और जो यात्री थे वो भी बड़े कि भाई साहब बताओ बच्चे ने कैसे पहचान लिया। अब किसी को नहीं ना पता कि इस बच्चे ने कहाँ देखी है वो तस्वीर। तस्वीर से उस चीज का अपने माइंड में आकलन कर लेना, और वो याद रहना। और तीसरा, जब भी वो चीज सामने आई तो उसको बता देना। यही होता है ना माइंड का, आईक्यू का। और कोई आईक्यू, आईक्यू के लिए, छोटे बच्चे के आईक्यू के लिए क्या होता है कि बच्चा डिस्क्राइब किस तरीके से चल रहा है, किसी चीज को देख के उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा थी। अब हम बात करते हैं जी कि एक शेरों का दलाल, इतनी किताबें लिख गया, राइटर कहाँ से बन गया। मतलब कई बार सुनता हूं मैं शेरर के मुंह से। और भाई बड़ा अद्भुत लगता था कि वाकई यार एक शेरों का दलाल बंदा, एक शेरों को बातें करने वाला, पैसे की बातें करने वाला बंदा राइटर कैसे हो जाएगा। राइटर तो अलग प्रतिभा होती है। नहीं भैया, वो 6 साल, 5 साल, 4 साल का चिट्ठियां लिख रहा है अपनी माँ को। जब वो स्कूल में है तो माँ और बहन अलग है, तो वो पत्राचार कर रहा है। और उन दिनों पत्राचार ही होता होगा, क्योंकि हमारे बचपन में भी चिट्ठियां लिखते थे। लेकिन आगे एक और चीज आपको पता लगेगी, और इसमें एक अद्भुत चीज क्या है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप। ये बहुत, अगर किसी की प्रतिभा देखनी हो आपने, आप कैसे प्रभावित होते हो अगर मान लो आपको किसी का लेटर आया या कोई भी चीज आई, कैसे प्रभावित होगे। एक चीज देखोगे यार, फुल स्टॉप एक्यूरेट जगह पे लगा है, कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमा लगा है, ये जो इंटेरोगेटिव लगा है, जहां प्रश्न करा है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो ये प्रतिभा उसके अंदर भैया बचपन में से ही थी।
सवाल तो करने, देखो सवाल तो विलक्षणता तो पता लगेगी कि विलक्षण है बच्चा, लेकिन ये जो वर्ड इन्होंने लिखा है ना कि हिज अर्ली लेटर, हिज मदर शो गुड इमेजिनेशन एंड एक्टिव माइंड, मतलब दोनों चीजों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है कि सक्रिय दिमाग है भाई बच्चे का, और इमेजिनेशन मतलब कल्पनाशीलता बहुत बेटर है। और इसलिए भाई अल्कोहलिक एनोनिमस बना के चले गए, और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। मतलब एक बार वो लैंग्वेज ऑफ हर्ट हम लोग शाम को पढ़ रहे थे, तो मैंने अचानक मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा मेरा एक जन्म कम पड़ जाएगा अगर मान लो 70-80 साल का मैं जी भी गया, तो भी मैं इन पूरी जो बिल डब्ल्यू उन सालों में लिखकर चला गया मैं पढ़ नहीं सकता। समझना तो छोड़ दो, समझना तो बड़ी दूर की बात होगी। मतलब बिल डब्ल्यू कितने ग्रेप वाइन में आर्टिकल, को सारे आर्टिकल थोड़ी है उसमें कि जी एक किताब में लैंग्वेज ऑफ आर्ट में आपको सारे बिल डब्ल्यू के लिखे हुए आर्टिकल मिल जाएंगे, नहीं। नहीं भाई, जो 30 साल बाद बातें होनी है ना, काम होने हैं ना, वो बिल डब्ल्यू के पास रफ ड्राफ्ट होते थे। 1948 में लग पड़ा था वो कॉन्फ्रेंस का, 62 में आए हैं हमारे कंसेप्ट, 1962 में हम लोगों को कंसेप्ट मिले हैं जी। 1945 में जैसे वो ट्रेडिशन, उसने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए थे दिसंबर 1945 में, 1950 में पब्लिश हुआ। अब आप सोच लेना, खुद सोच लेना कि वो कितने साल पहले सोच रहा है। मतलब तैयारी देखना बिल की कि वो कितने साल पहले हम लोगों के लिए तैयार कर देता था चीज को, उसके माइंड में पूरे सेटअप थे, बाकी चीजें थी। और जिस बात पे वो अड़ गया, उस काम को उसने करवाया भी, क्योंकि वो अल्कोहलिक एनोनिमस की बेहतरी के लिए था। अब विलक्षणता का पता यहां से लगता है। अब वो माँ बाप को जैसे लेटर लिखा है, तो इन लेटरों में देख लो आप कि मतलब बिल्कुल उस तरीके से लिखे गए लेटर है जैसे कोई बड़ा बच्चा लिख रहा है। जैसे 10, 12, 15 साल का बच्चा जो है वो लेटर लिखता है, वैसे ही 6 साल का बच्चा जो है वो उस प्रकार की बातें भी पूछ रहा है और लेटर भी पूछ रहा है। लेटर का क्या होता है? अपने बारे में बताना, हम कैसे हैं यहाँ पर, हमारी हालत कैसी है, या बाकी चीजें कैसी है, या मुझे कोई चीज की जरूरत है। जैसे मैं स्कूल में गया था 11वीं में, तो जैसे मैं वहां से लेटर लिखता था कि पैसे भेज दो, या मतलब कोई सामान भेज देना, या बाकी चीजें भेज देना, या वापसी मतलब या उन घर के वालों के बारे में पूछना कि वहां कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है। तो दोनों ही चीजें जो है वो इन 3, 4, 5 लेटर में हम लोगों को देखने को मिलती है। और तीसरी चीज कि मतलब अब देखो, धीरे धीरे अपग्रेडिंग हो रही है उसकी। एक बार वो अपने लेटर के पीछे पूरा विलियम ग्रिफ्थ विल्सन लिख रहा है, भाई साहब अगले लेटर पे ठा ठा साइन मार दिए, सिग्नेचर कर दिए ना। मेरी भी ऐसे अपग्रेडिंग हुई थी, पहले पूरा राजेश कुमार लिखता था, फिर बड़े एक्सीलेंट है। जैसे मैं स्कूल में गया तो जैसे 11वीं 12वीं में गया, तो मैं सिग्नेचर लगा करने दूसरे बच्चों को देख के कि ये साइन इस प्रकार से होते हैं, और फिर मैं वो लंबे साइन और छोटे साइन मैं वो कर रहा था। तो वो चीज जो झलक रही है कि भाई साहब विलियम ग्रिफ्थ विल्सन पूरा नाम लिखने के बाद फिर वो अगला लेटर जब उसने लिखा, और बिल की कैसा है ये डाल दी सुमेश जी ने। थैंक यू सो मच सुमेश जी। डब्लू पतलू, और ये तो बड़े यंग की है। एक ये 6, 7, 8, 10 साल का कैसा होगा, एक पतला सा बच्चा, देखो पहले गोल बटोल, फिर बिल्कुल फिट सा बच्चा, फिर बिल्कुल लंबू और पतलू सा बच्चा जिसकी वो पेंटे भी मतलब कोई भी पेंट डालो उसके अपनी एज की तो ऊंची हो जाती है, और लंबू सा, और उस चीज के लिए बड़ी अक्वायर्ड सा, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो बच्चे जैसे धक्का दे देते हैं लंबे से बच्चे को, और उस तरीके से तो बड़ी अक्वायर्ड सा सिचुएशन आने वाली है। आगे आगे के लेटर में हम लोग देखोगे कि किस प्रकार से इसके हल्के फुल्के जो झड़पें होंगी वो इस वजह से होंगी कि लंबा सा पतला दबला सा बच्चा, लंबाई बढ़ती जा रही है और वो बढ़ नहीं रहा है, शरीर की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। तो उस प्रकार का है, उस चीज से उसने बोली है कि 11 साल के बच्चे की पैंट जो है वो मेरे को आ जाती है भाई, 6 साल के बच्चे जो है वो 11 साल के, आप पहचान नहीं पाओगे जब आप लोग देखोगे। और बिल्कुल अपग्रेडिंग हो रही है। ये कैप्टन थॉमसन शो जैसे यहाँ पर हमारे पायलटों को ना तेजस को उड़ाने वाला जो हमारे यहाँ भी हादसा हुआ था, सेम बेचारा इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अभी तक जो ये शो देखने गए हैं, वो वही शो जो मतलब वो जहाजों को ऊपर नीचे करते हैं, उस प्रकार से वो वाले ये शो को देखने गए थे, और उसके बारे में भी उन्होंने सही से चित्रण करा है। और लास्ट में जो उन्होंने अपनी बहन के लिए एक प्रेम भेजा है कि मेरी तरफ से बहन को प्यार देना, ये वाली वो चीजें जो है वो एक बहुत समझदार और बहुत ही वो जो सही शब्द था वो विलक्षण प्रतिभा का धनी,
जो था, वो बिल जो था वो बचपन से ही था। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।